मंडळी, मी आदित्य स्वागत करतो तुमच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आज आम्ही जाणार आहे नेहरू तारांगण आणि म्युझियममध्ये। तर आता मी आलो आहे, हे बघा, हे आहे महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन। समोर रेल्वे स्टेशन आहे, ते क्रॉस करून आपल्याला इकडच्या बस स्टॉपवरती जायचं आहे आणि तिथून आपल्याला बस पकडायची 154 नंबर। माझ्या मागे बघताय तो नेहरू तारांगण बस स्टॉप आहे। स्टेशन ते नेहरू तारांगण 6 रुपये तिकीट झाले आणि आता इथून आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे तिकडे। तर इथे येऊन पोचलो आपण नेहरू तारांगणच्या इथे आणि ते आहे तिथे म्युझियम। तर आतमध्ये 150 रुपये तिकीट आहे एंट्रीला आणि इथे बघता तुम्ही हे वर्ल्ड मॅप आहे टाईमचा आणि हे बघता इथे मंगळचा पॅनोरमा व्ह्यू दाखवला आहे तुम्ही। इथे तुम्ही तिथे उभं राहून तुमचा कुठच्या ग्रहावरती किती वजन होतं ते इथे तुम्ही बघू शकता। इथे आतमध्ये स्केल ठेवली आहे, तिथे आतमध्ये जाऊन तुमचं वजन चेक करू शकता। इथे समोर बघताय ते चंद्रावरचा पॅनोरमा व्ह्यू इथे त्यांनी दाखवला आहे, हा बघा। आणि हा बघा, हे चंद्र दाखवला आहे आणि ती सॅटेलाइट आणि हा मिल्की वे गॅलेक्सी। आणि हे फर्स्ट फ्लोअर वरती जायला आहे। आता आपण स्काय थिएटरला जायला आहे। हे रॉकेट बघू शकता तुम्ही। आणि स्पेस सूट हे समोर बघता, हे आहे रेडिओ टेलिस्कोप आणि इथे स्पुटनिक 1 ची माहिती सांगितली। हे लोणार तलावाचे दृश्य दाखवले। और अब हम पाते हैं तारों भरा आकाश। बहुत सारे तारे, कितने ही सुंदर हमारी आकाश गंगा। हमारे पूर्वजों ने तारों को जोड़कर कुछ कल्पनाएं की थी। उन कल्पनाओं में प्राणी, पक्षी, शिकारी, मछलियां, राजा, रानी और चीज वस्तुएं थी। उन्हें तारामंडल कहा गया। सप्तर्षि के 7 तारों के नाम प्राचीन भारत के 7 ऋषियों के नाम से हैं। वे हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। सप्तर्षि के इन 2 तारों का उपयोग कर हम आसानी से ध्रुव तारा खोज पाते हैं। पोल स्टार, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से उत्तर दिशा दर्शक तारा ध्रुव तारा। इसी तरह संपूर्ण आकाश में 88 तारामंडल है, 88 कॉन्स्टलेशंस। कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ एक सिंह, लियो, एक कन्या, वर्गो, एक शिकारी, भूतक, भूटिस, एक योद्धा, शौरी, हरक्यूलस, वीणा, लायरा, हंस, सिग्नस, गरुड़, अकेला, धनु, सेजिटेरियस। इसी तरह ये 88 है और हमने अभ्यास की सुविधा हेतु सरल रेखाओं से आकाश का विभाजन किया है। और बेहतरीन नजारा होगा। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए।
पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को, उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था, जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारी सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है, जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे, वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा, जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मेरी जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, उन सभी को ये समेट लेता है, अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाशगंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लौह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकार मान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा, जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु,
शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगी। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय आपला स्काय शो बघून झालेला आहे आणि वरती बघतो असं पूर्ण सर्कल बनवलेला आहे आणि त्याच्यावरती लेझर शो दाखवला, म्हणजे आकाशातले ग्रह, चंद्र, तारे, सूर्य यांच्या सर्वांबद्दल माहिती दिली। तर इथे सर्व शाळेतली दाखवली, ते सर्व शाळेतले मुलांनी आलेले आहे आणि आता शो संपला। 11:15 शो चालू झाला आणि आता तिथला एक, तर आता आपण इथून निघणार आहोत बाहेर। चला त्यामध्ये मी समोर बघताय ते प्रोजेक्टर आहे आणि आलेले शाळेमधले मुलं। आपण आलोय समोरच्या बिल्डिंगमध्ये, ती यशवाली, आणि हे समोर बघताय तुम्ही जहाज। आणि आता आपण आलोय पेंटिंग एक्झिबिशन बघायला आणि तुम्ही समोर भिंतीवरती बघताय वेगवेगळ्या प्रकारचे इथे पेंटिंग लावलेले आहेत। बघू शकता डोरेमॉन, खूप छान अशा पेंटिंग इथे काढलेल्या आहेत।
जी बिल्डिंग बघताय तिथे एक्झिबिशन होतं, इथे पेंटिंगचं एक्झिबिशन लावलेलं होतं ते बघितलं. आणि तिथे पूर्ण ब्रिटिशकालीन हडप्पाकालीन संस्कृतीचं सर्व चित्र रेखाटन मांडलं होतं, ते पण तिथे बघायला मिळालं. मग आता सर्व बघून झालेलं आहे. नेहरू तारांगण बघून झाल्याच्या नंतर आता आलो आहे मी चर्चगेटला. तर चर्चगेट स्टेशनला आहे आणि तुम्ही चर्चगेट स्टेशन आता इथून जातो आपण गेट ऑफ इंडिया बघायला. हे आहे मैदान, इथे क्रिकेटची प्रॅक्टिस करतो लोक मुलं. हे बघा, इंडियाला तुम्ही बाय बस, बाय शेअर, टॅक्सी आणि वॉकिंग म्हणजे चालतसुद्धा जाऊ शकता. चालत 20 मिनिट आहे. मी बससाठी थांबलो होतो पण तिथे बसला गर्दी पण खूप होती आणि बस आली पण नव्हती. तर आपण चालतो आता. थोड्याच वेळात आपण गेट ऑफ इंडियाच्या इथे पोचू. आपण सर्कलला येऊन पोचलो आहे. तिथून आपल्याला राईट मारायचं आहे. तर मग आपण गेट ऑफ इंडियाच्या रोडला जाऊ शकतो. तुम्ही इथे रिगल टॉकीज आहे आणि आता इथे छावा मूवी लावला आहे. तर आपण तिथून आलो, आपल्याला आता इकडे जायचं आहे. तुम्ही समोर बघताय तो आहे गेट ऑफ इंडिया आणि एंट्री तिथून करायची आहे आपल्याला. आणि तुम्ही माझ्या मागे बघताय हा गेट ऑफ इंडिया, इथे आपण पोचलेलो आहे. आणि समोर आहे ताज हॉटेल. आणि इथे बघू शकता इथे कसलं तरी इव्हेंट आहे संध्याकाळी. ह्या मागच्या साईडने बोटी लागल्यात, त्या एलिफंटा केव्सला जातात तिथून. ह्या बोटीमधले पॅसेंजर आता बाहेर आले. आता ते दुसरी बोट लाईनीमध्ये लागले. तिकडचे त्या बोटमधले पॅसेंजर इथे आता उतरते. एक बोट खाली झाली, आता दुसरी लागलेली तिथे. तिथे पूर्ण बघू शकताय इथे बोट आहेत, सर्व अँकर केलेले आहेत. आता ही बोट चालली आणि दुसरी बोट लागली. बघा चालवत आहेत. आणि समोर बघताय आपल्या महाराजांची मूर्ती आहे. या गेट ऑफ इंडिया ते 28 तारखेला इव्हेंट आहे महाराष्ट्र दिनानिमित्त. तर एका दादाला विचारलं मी, त्याने सांगितलं. तर आता आपण इकडनं निघूया आणि जाऊया मरीन लाईनला. तर गेट ऑफ इंडियावरून आपण आता आलो आहे चर्नी रोडला. आणि चर्नी रोड मरीन लाईन माझ्या मागे बघताय ती मरीन लाईन. आता आपण तिथे चाललो मरीन लाईनला, गिरगाव चौपाटीला. इथे एक समोर काम चालू आहे, आता आपण क्रॉस करून जाऊ. समोर बघताय ती आहे मरीन लाईन. इथे कट्टा आहे, त्या कट्ट्यावरती पब्लिक पण बसते. तिथे इथे स्टेडियम आणि हा व्ह्यू या समुद्र. आणि हे दगड नवीन टाकले आहेत आत्ताच. मरीन लाईनच्या धक्क्यावरती फोटो काढून झाल्याच्या नंतर आपण आता चाललो आहे गिरगाव चौपाटीवरती आतमध्ये. चला तर मग आपण आता चौपाटीवरती आलेलो आहे. आणि आता आपण पोहोचलो आहे समुद्राच्या इथे. तिथे बघू शकता पुरे पाण्यात खेळते. तिथे एक मुलगा खेळतोय पाण्यात आणि सीगल्स समुद्रातले पक्षी. आणि तिथे बघू शकता काही माणसं बोट घेऊन जात आहेत माशाची. आणि आता सूर्यास्त होईल थोड्याच वेळात.
प्रकारे आपण आजच्या दिवसात नेहरू तारांगण फिरलो. नंतर आपण तिथून गेलो गेट ऑफ इंडियाला. गेट ऑफ इंडियावरून आलो आता आपण चर्नी रोड मरीन लाईनला. इथे थोडा टाईम स्पेंड करून आता आपण चाललो आहेत घरी. खूप छान असा सनसेट इथे होणार आहे आता थोड्याच वेळात. सनसेट बघून आता मी घरी जाईन. तर ह्या ब्लॉगवरती एवढंच. आपण भेटू पुढच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.